67 बीपीएससी के लिए एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने इस वीडियो में स्टूडेंट के डिमांड पर वैसे प्रश्न जो ऑलरेडी पूछे गए हैं और जिसकी संभावना बीपीएससी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी अधिक है। सेलेक्टेड मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। पहला प्रश्न, दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्न में से कौन सा देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है? आई रिपीट, दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्न में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है? ऑप्शन है सीरिया, जोर्डन, लेबनान और इजराइल। इसका उत्तर अगले स्लाइड पर है। यानी कि मेडिटेरियन सी को कौन सा टच नहीं करता है? सीरिया, जोर्डन, लेबनान और इजराइल। और अगर आप मेडिटेरियन सी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लीबिया टच करता है, यहाँ पर लेबनान टच करता है, सीरिया टच करता है, टर्की टच करता है, लेकिन जॉर्डन देखिए बीच में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जॉर्डन होगा, यानी कि बी, यानी जॉर्डन जो है वो मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर को नहीं टच करता है, वहां तक नहीं फैला है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश खाड़ी सहयोग परिषद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर नहीं है? ये 16 में प्रश्न पूछा गया है। ईरान, सऊदी अरब, ओमान और कुवैत, कौन सा देश खाड़ी सहयोग परिषद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर नहीं है? ईरान, सऊदी अरब, ओमान और कुवैत। और इसका सही जवाब आपके सामने होगा ए, यानी कि ईरान खाड़ी सहयोग परिषद का मेंबर नहीं है। सऊदी अरब, ओमान और कुवैत ये लोग ऑलरेडी मेंबर हैं। अगला प्रश्न, भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित किया जा रहा है, उसका क्या महत्व है? ये 17 में पूछा गया है प्रश्न। दक्षिण अफ्रीकी देशों के साथ भारत के व्यापार में अपार वृद्धि होगी। तेल उत्पादक अरब देशों से भारत का संबंध सुदृढ़ होगा। अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पहुंच के लिए भारत को पाकिस्तान पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। और डी, पाकिस्तान, इराक और भारत के बीच गैस पाइपलाइन का संस्थापन सुगम होगा और उसका सुरक्षा करेगा। क्या बेस्ट ऑप्शन है आपके सामने? बेस्ट ऑप्शन होगा सी, चाबहार बंदरगाह भारत द्वारा जो विकसित किया जा रहा है उससे फायदा यह होगा कि अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पहुंच के लिए भारत को पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा, निम्न में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? यानी नेशनल एक्वेटिक एनिमल। 15 में पूछा हुआ है। खारे पानी का मगर, ऑलिव रिडले टर्टल कुर्म, गंगा नदी डॉल्फिन और घड़ियाल, कौन सा राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? और इसका सही ऑप्शन होगा सी, गंगा नदी का जो डॉल्फिन है वो भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। अगला प्रश्न आपके सामने, गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में ह्रास के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या कारण है? प्रश्न ये पूछ रहा है कि डॉल्फिन की कमी होती जा रही है, उसमें शिकार तो है ही, चोरी तो है ही, उसके अलावा और क्या क्या कारण है? 4 ऑप्शन आपके सामने है डॉल्फिन में कमी के लिए। पहला, नदी पर बांध बनाए जा रहे हैं, बैराज बनाए जा रहे हैं। दूसरा, नदियों में मगरमच्छों की संख्या में वृद्धि हो गई है, मगरमच्छ खा जा रहे हैं उनको। 3, संजोग से मछली पकड़ने के जाल में डॉल्फिन भी फंस जा रहे हैं। और 4, नदियों के आसपास के फसल खेतों में संश्लिष्ट उर्वरक और अन्य कृषि रसायनों का प्रयोग। क्या कारण है डॉल्फिन की कमी? ये 14 में प्रश्न पूछा गया है। 1 और 2, 2 और 3, 1, 3 और 4, 1, 2, 3, 4, यानी सभी इसके उत्तर सही हैं। क्या सही उत्तर होगा? इसका जो सही ऑप्शन होगा सी, यानी कि 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 बांध बैराज रेस्पॉन्सिबल है। मगरमच्छ उनको खा नहीं रहा है। 2 तो थोड़ा भी दिमाग लगाइएगा तो 2 नहीं होगा। और 3,
मछली पकड़ने के जाल में डॉल्फिन फंस रहे हैं। और 4, नदियों के आसपास के फसल खेत में जो उर्वरक और अन्य कृषि रसायन किया जा रहा है वो भी रेस्पॉन्सिबल है। सी इज द राइट आंसर। 1, 3 और 4 इसमें सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने 2020 में पूछा हुआ है, खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का वेटेज उनके थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स में दिए गए भार से अधिक है। कह रहा है कि जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का भार है वो थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है, पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स थोक मूल्य सूचकांक सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता, जैसा कि CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पकड़ता है। तीसरा इसमें है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण हेतु WPI यानी होलसेल प्राइस को अपना लिया है। और आपको यह समझना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 3, 1, 2 और 3, तीनों ऑप्शन मैंने पढ़ा है और आपको इसका सही उत्तर मैं बता दूं, ए होगा। केवल 1 और 2 यानी कि जो पहला है वो सही है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का वेटेज ज़्यादा है WPI से, और WPI सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता जैसा कि CPI करता है। और ये जो है WPI को नहीं अपनाया है बल्कि इन्फ्लेशन के लिए, मुद्रास्फीति के लिए CPI को अपनाया है। 3 तो ऑटोमेटिक गलत है, इसलिए इसका आंसर ए है, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का फ्लैगशिप स्कीम है। ऑप्शन 2, यह अन्य चीजों के साथ साथ सॉफ्ट स्किल, उद्यम वृत्ति, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। सी 3 नंबर का स्टेटमेंट है, यह देश के विनियमित कार्यबल की कार्यकुशलता को राष्ट्रीय योग्यता ढांचे नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ जोड़ेगी। आपको बताना है इस 1, 2, 3 में कौन कौन से सही हैं। केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3 यानी तीनों सही हैं। और इसका सही उत्तर है कंप्यूटर स्क्रीन पर कि सी यानी 2 और 3 सही है। यानी कि यह श्रम और रोजगार मंत्रालय का फ्लैगशिप स्कीम नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौशल मंत्रालय का फ्लैगशिप स्कीम है। यानी कि जो स्किल मिनिस्ट्री है उसका है, न कि श्रम और रोजगार मंत्रालय का। एक अगला प्रश्न आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या होता है। 2013 में यह पूछा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं। ऑप्शन 2, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं होता। सी, श्रम की सीमांत उत्पादकता 0 है। और डी, श्रमिकों की उत्पादकता कम है। और पूछ रहा है प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है। इसका सही जो ऑप्शन होगा वो है सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी में श्रम की सीमांत उत्पादकता यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होता है। यही इसका सही उत्तर है। प्रच्छन्न बेरोजगारी एक ऐसी घटना है जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है। यह मुख्य रूप से भारत के कृषि और संगठित क्षेत्रों में व्याप्त है। अन्य भी बेरोजगारी है जैसे मौसमी बेरोजगारी, वर्ष के कुछ निश्चित मौसम में ही आपको ये बेरोजगारी देखी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है जानना। संरचनात्मक बेरोजगारी भी है, इसे पूछा जाता है। चक्रीय बेरोजगारी है जो व्यापार चक्र का परिणाम है, मंदी, स्लम और बूम का। और तकनीकी बेरोजगारी, जब तकनीक में बदलाव होता है तो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, आपको युग्म पर विचार कीजिए। 2020 में यह पूछा हुआ प्रश्न है। अल्मा अता की घोषणा और सामने जो दिया हुआ है हेग कन्वेंशन, तालानुमा संवाद और अंडर 2 गठबंधन। अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन सा आपस में मिला हुआ है, यानी जो घोषणा या कन्वेंशन या संवाद है उसके सामने जो विषय दिया हुआ है वो मैचिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो मैचिंग कर रहा है
वही पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित है यानी मैचिंग है, केवल 1 और 2, केवल 4, केवल 1 और 3, केवल 2, 3 और 4। आपके सामने सफिशिएंट समय मिल गया। अगले स्क्रीन पर इसका उत्तर आएगा और जो इसका उत्तर है सी यानी केवल 1 और 3। अल्मा मता की घोषणा का संबंध लोगों के स्वास्थ्य देखभाल से है, ये राइट ऑप्शन है। और अंडर और जो 3 नंबर है यानी तालानुमा संवाद, इसका मतलब वैश्विक जलवायु परिवर्तन से है। अंडर 2 गठबंधन का संबंध बाल बेरोजगारी से नहीं है, बाल अधिकार से। और हेग कन्वेंशन का भी संबंध जैविक और रासायनिक हथियार से नहीं है। और मैं बता दूं, ये जो हेग कन्वेंशन है 1980 का, ये अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो बच्चों की त्वरित वापसी को सुनिश्चित करती है जिनका अपहरण कर लिया जाता है, और कई देश इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। ऑप्शन 4 भी गलत है। अंडर 2 कोलिशन एक ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ स्टेट एंड रीजनल गवर्नमेंट का है, जिसका मतलब है क्लाइमेट एक्शन पर बात करना पेरिस एग्रीमेंट के तहत। तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर है वो है अंडर 2 भी गलत है और हेग भी गलत है। तो 1 और 4 इज द राइट ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से कौन समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट के सरकार के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकता है? 2011 का पूछा हुआ प्रश्न है। स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इसको प्रमोट किया जाए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू करना। कौन सा सही है? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। और आपके स्क्रीन पर आंसर रहा डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को अगर आप बढ़ावा देते हैं, अगर आप सूक्ष्म लघु और मध्यम यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज को बढ़ावा देते हैं, शिक्षा का अधिकार को बढ़ावा दे रहे हैं, तो समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट आगे बढ़ता है। डी इज द राइट ऑप्शन। 1, 2 और 3 तीनों सही है इसमें। अगला प्रश्न आपके लिए, हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र कहां स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था? 16 का प्रश्न आया हुआ है। भारत का पहला राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र कहां स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। और इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग एरिया। तो राइट ऑप्शन इज ए, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न आपके सामने, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ किसके द्वारा शुरू की गई एक पहल इनिशिएटिव है? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, यूएनईपी सचिवालय द्वारा शुरू किया गया पहल, यूएनएफसीसीसी सचिवालय द्वारा शुरू किया गया पहल, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा शुरू किया गया पहल। प्रश्न है, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ किसके द्वारा शुरू किया गया पहल है? 2018 में पूछा हुआ प्रश्न। और इसका सही जवाब होगा सी, यानी कि यूएनएफसीसी सचिवालय द्वारा ये शुरू किया गया पहल है। और मैं बता दूं, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसीसी के पेरिस समझौते के तहत वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षों के आवरण के माध्यम से 2.5 बिलियन से 3 बिलियन टन CO2 समकक्ष का एक अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना है। यही मेन है और यही उत्तर पूछ रहा है कि मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ ये यूएनएफसीसी सचिवालय का ये पहल है। अगला प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, इसकी विशेषता बताइए। 2016 का पूछा हुआ यह प्रश्न है। नदी बेसिन नियोजन एवं प्रबंधन की इकाई। दूसरा, यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण के प्रयासों का नेतृत्व करता है। सी, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से एक जिस राज्य से गंगा बहती है चक्रानुक्रम के आधार पर एनजीआरबीए के अध्यक्ष बनते हैं। इसमें से कौन सी विशेषता है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की? 16 का पूछा हुआ प्रश्न, 3 ऑप्शन दिया है, पूछता है कौन कौन सही हैं? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3
कौन से सही हैं? उत्तर अगले स्क्रीन पर ए यानी 1 और 2 सही है, यानी कि नदी बेसिन नियोजन एवं प्रबंधन की इकाई है एनजीआरबीए और राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण के प्रयासों का नेतृत्व करती है। जो 3 है वो फैक्चुअली रॉन्ग है। सीएम जो है चक्रानुक्रम के आधार पर अध्यक्ष नहीं बनते हैं। अगला प्रश्न, भारत में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण के वितरण में निम्न में से किसका हिस्सा सबसे अधिक है? जो लोन दिया जाता है मैक्सिमम लोन किसके द्वारा? 2011 में पूछा हुआ प्रश्न। कृषि और संबद्ध गतिविधियों में वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक द्वारा, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक द्वारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक द्वारा, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन द्वारा। क्या होगा सही ऑप्शन? अगले स्क्रीन पर इसका उत्तर है वाणिज्यिक बैंक, यानी कॉमर्शियल बैंक के द्वारा सबसे अधिक ऋण दिया जा रहा है एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज में। अगला प्रश्न आपके लिए कंप्यूटर पर, माइक्रो फाइनेंस के तहत निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए वित्तीय सेवाओं का प्रावधान है। इनमें से उपभोक्ता एवं स्वरोजगार दोनों शामिल है। माइक्रो फाइनेंस के तहत कौन कौन सी सेवाएं आती हैं? क्रेडिट की सुविधा, ये लोन मिलेगा, बचत की सुविधा, सेविंग भी होगी, बीमा सुविधा, इंश्योरेंस और फंड ट्रांसफर की सुविधा। इसमें से कौन कौन से सही होंगे बताना है। केवल 1 और 4, 2 और 3, 1, 2, 3 और 4, इसमें से कौन से सही हैं? अगला स्क्रीन पर आपका आंसर होगा, इसका ऑप्शन होगा डी, यानी चारों सही है। क्रेडिट की सुविधा भी मिल रही है माइक्रो फाइनेंस के तहत, बचत भी, बीमा भी और फंड ट्रांसफर की सुविधा मिल रही है। निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए इन वित्तीय सुविधाओं का प्रावधान है। अगला प्रश्न, एक वर्तमान समूह जिसे G8 के नाम से जाना जाता है पहले G7 के नाम से जाना जाता था। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं था? 2009 में यह प्रश्न पूछा गया है कि G7 से G8 जब बना तो किसको शामिल करके वो G8 हुआ? कौन G7 में शामिल नहीं था? कनाडा, इटली, जापान और रूस। आप समझ गए होंगे प्रश्न का, और इसका सही जवाब होगा डी, यानी रूस। रूस G7 में शामिल नहीं था, G7 प्लस रूस G8 बन गया। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके संदर्भ में कभी कभी समाचार पत्रों में आता है एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स? 2016 का यह प्रश्न पूछा हुआ है। यह WTO का मामला है, सार्क का मामला है, इवन FCCC का मामला है, FTA पर भारत EU वार्ता है। और इसका सही जवाब क्या होगा? ये WTO से जुड़ता है, एग्रीकल्चर से संबंधित ये मामला है और अलग अलग रेस्ट्रिक्शन की बात करता है, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स। WTO एग्रीमेंट में जो एग्रीकल्चर से संबंधित है उसी से संबंधित ये मामला है। ए इज द राइट ऑप्शन। भारत ने वस्तुओं के भौगोलिक संकेत यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 को निम्न में से किसके दायित्व को पालन करने के लिए पारित किया, अधिनियमित किया? 2020 का ये प्रश्न है। ये जो GI का लॉ आया 1999 में, किस लिए आया? ILO के लिए, IMF के लिए, अंकटाड के लिए और WTO के लिए। क्लियर है प्रश्न? और इसका सही उत्तर आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर डी, यानी WTO के लिए। WTO में ही ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के रोल की बात हो रही है। जैसे भारत में बासमती चावल है, दरभंगा में जैसे मखाना है, तो जो प्रोडक्ट आइटम जिस क्षेत्र का स्पेशलाइज्ड आइटम है वहाँ प्रोड्यूस होता है, वहाँ पर उसको GI टैग दिया जा रहा है। ये पूरे WTO के सभी मेंबर के लिए ये कानून बनाना अनिवार्य है और इसको सभी लोग मानते हैं। अगला प्रश्न, मॉडर्न इंडिया से किसकी शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? 2009 का ये प्रश्न है। होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट और भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? 2009 का ये प्रश्न है। आसान प्रश्न है, आप जानते होंगे, और सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी दांडी मार्च 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 19 का प्रश्न है।
बंधुआ मजदूरी की व्यवस्था को खत्म करने में गांधी जी की अहम भूमिका थी। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के युद्ध सम्मेलन में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। ध्यान से। और तीसरा है, भारतीय लोगों द्वारा नमक कानून तोड़ने के परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को औपनिवेशिक शासकों द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था। अब प्रश्न कर रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। केवल एक और दो, केवल एक और तीन, एक तीन और एक दो और तीन, ये तीनों ऑप्शन जो यहाँ पर आपके सामने हैं कि इनमें से कौन सा सही है, विचार कीजिए। और इसका जो ऑप्शन है इसमें बी है, केवल एक और तीन सही है। इसमें बंधुआ मजदूरी की व्यवस्था को खत्म करने में गांधी जी का रोल था, बॉन्डेड लेबर को खत्म करने में, और भारतीय लोगों द्वारा नमक कानून तोड़ने के बाद कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। और दो जो है ये सही ऑप्शन नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? पहला, स्वशासन की प्राप्ति को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया गया। बी, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में घोषित किया गया, पूर्ण स्वराज। सी, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। डी, लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय किया गया। 1929 का अधिवेशन क्यों प्रसिद्ध है स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का। और इसका जो सही ऑप्शन होगा बी, यानी कि लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में एडॉप्ट किया गया, अपनाया गया। अगला प्रश्न, करो या मरो, डू और डाई का नारा निम्न में से किसने दिया? ये 2009 का प्रश्न है। किस आंदोलन से संबंधित है? ये प्रश्न है। स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। डू और डाई का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। किस आंदोलन में? आप सबको पता होगा, ये महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। अगला प्रश्न, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है क्योंकि आज इसी का युग है। यह एक सार्वजनिक खाता बही है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, लेकिन कोई एकल उपयोगकर्ता नियंत्रित नहीं करता है। दूसरी बात, ब्लॉकचेन की संरचना और डिजाइन ऐसी है कि इसमें मौजूद सभी डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी के बारे में है। और सी, अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन जो कि बुनियादी सुविधाओं पर निर्भर करते हैं, ब्लॉकचेन को बिना किसी अनुमति के विकसित किया जा सकता है। ये तीन स्टेटमेंट में पूछ रहा है कि कौन सा सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो और केवल एक और तीन। और सही ऑप्शन आपके सामने होगा वो है डी, यानी कि एक और तीन, यानी कि सार्वजनिक बही खाता है, ये बिल्कुल सही है। और तीन भी सही है कि बिना किसी अनुमति के बुनियादी सुविधाओं पर निर्भर करते हैं, ब्लॉकचेन को बिना किसी अनुमति के विकसित किया जा सकता है। लेकिन इसमें केवल क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं है, इसमें तमाम फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन होता है ब्लॉकचेन के माध्यम से। अगला प्रश्न, विकसित लेजर इंटरफेरोमीटर अंतरिक्ष एंटीना परियोजना का उद्देश्य क्या है? 2017 का प्रश्न है। न्यूट्रिनो का पता लगाना, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना, मिसाइल रक्षा की प्रभावशीलता का पता लगाना, सौर फ्लेवर्स के प्रभाव का अध्ययन करना। संचार प्रणाली के है। बताइए क्या है ये? ई लिसा, विकसित लेजर इंटरफेरोमीटर, ये अंतरिक्ष एंटीना का उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन होगा बी, यानी ई लिसा का उद्देश्य गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना है, ग्रेविटेशनल वेव्स का। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग आधारित मुद्रास्फीति यानी डिमांड बेस्ड इन्फ्लेशन किसके कारण होता है? पूछ रहा है प्रश्न, 2021 का ये है। एक एक्सपेंशनरी पॉलिसी, राजकोषीय प्रोत्साहन, मजदूरों का मुद्रास्फीति सूचकांक, उच्च क्रय शक्ति, बढ़ती ब्याज दर। निम्न कूट का प्रयोग करते हुए बताइए कि इसमें कौन कौन सा सही है।
मांग आधारित मुद्रास्फीति में जो वृद्धि होती है उसका कारण क्या क्या है? 1 से 5 तक दिया हुआ है और आपको बताना है इनमें से कौन कौन से सही है, ये आपको बताना है। और इसका सही जो उत्तर है यहाँ पर ए है, 1, 2 और 4। एक्सपेंशनरी पॉलिसी तो बिल्कुल मुद्रास्फीति को बढ़ाती है, राइट है। और इसमें जो दो जो है, दो राजकोषीय प्रोत्साहन यानी जो फिस्कल एक तरह से फिस्कल इंसेंटिव दिया जाता है, इंकरेजमेंट होता है, उसे भी बढ़ता है, मनी फ्लो बढ़ता है। और जो इसके अलावा जो 4 है, बढ़ती ब्याज दर, वो भी रेस्पॉन्सिबल है। उच्च क्रय शक्ति रेस्पॉन्सिबल नहीं है। मजदूरी का मुद्रास्फीति सूचकांक, ये भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है। द राइट ऑप्शन इज ए, 1, 2 एंड 4। अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या किसकी अनुपलब्धता से संबंधित है? 2015 का प्रश्न। यानी क्या चीज नहीं रहेगा तो इंटरनेशनल तरलता यानी इंटरनेशनल लिक्विडिटी की समस्या आ सकती है। वस्तुओं और सेवाओं, सोना और चांदी, डॉलर और अन्य कठोर मुद्राएं, निर्यात योग्य अधिशेष। सिंपल प्रश्न है, इंटरनेशनल लिक्विडिटी की बात कर रहा है। ये समस्या कब बन जाएगी, क्या नहीं रहेगा? तो सही जवाब इसका है डॉलर और अन्य कठोर मुद्राएं नहीं रहेंगी तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी की समस्या आ जाएंगी। एक्सचेंज का मीडियम नहीं रहेगा क्योंकि डॉलर और अन्य कठोर जो मुद्रा है, हार्ड करेंसी है, वही एक्सचेंज लिक्विडिटी को इंश्योर करता है। अगला प्रश्न, यदि भारतीय रिजर्व बैंक एक विस्तारवादी मौद्रिक नीति यानी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाने का निर्णय लेता है तो वो निम्न में से क्या नहीं करेगा? क्या करेगा नहीं, क्या नहीं करेगा? वैधानिक तरलता अनुपात में कटौती और अनुकूलन, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में कम कर देगा, सीमांत अस्थायी सुविधा दर बढ़ा देगा, बैंक रेट और रेपो रेट में कटौती कर देगा। अब बताइए कि क्या नहीं करेगा? अगर मनी फ्लो को बढ़ाना है, एक्सपेंशनरी मौद्रिक नीति अपनाने का निर्णय करता है। 1 और 2, केवल 2, 1, 3, 1, 2 और 3। सही जो ऑप्शन होगा उसका होगा बी, यानी कि 2 नहीं करेगा। सीमांत अस्थायी सुविधा दर में बढ़ोतरी ये नहीं करेगा। बढ़ाना होगा तो वो क्या करेगा? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट में कटौती कर देगा तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा। बैंक रेट और रेपो रेट में भी कटौती करेगा तो मनी फ्लो ज़्यादा होगा। केवल 2 नहीं करेगा, बाकी सब कर सकता है। ये कहा गया कि सीमांत अस्थायी सुविधा 10, 11, 12 में शुरू किया गया और इसका उद्देश्य है अंतर बैंक तरलता की कमी को पूरा करना। ये इंपॉर्टेंट बात है। और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत रेपो रेट से अधिक की दर पर सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। जस्ट एक्सप्लेनेशन है ये एक। अगला प्रश्न, निम्न खनिज पर विचार कीजिए। 2020 का ये प्रश्न है। बेंटोनाइट, क्रोमाइट, कायनाइट, सिलीमेनाइट, ये खनिज हैं और आपको बताना है कि इसमें कौन सा खनिज ऑफिशियली भारत में नॉमिनेटेड है, नामित है कि भारत में वो है। 1 और 2, 4, 1 और 3, 2, 3 और 4। 2020 का ये प्रश्न आया हुआ है और इसका सही जवाब होगा डी, 2, 3 और 4। ये भारत में ऑफिशियली जो है नामित है। यानी क्रोमाइट, कायनाइट, सिलीमेनाइट ये ऑफिशियली भारत में नाइट है, नॉमिनेटेड है। बेंटोनाइट नामित नहीं है। अगला प्रश्न, खनिज संपदा पर विचार कीजिए। तांबा 90% कहाँ मिल रहा है? झारखंड, निकिल उड़ीसा और टंगस्टन केरल। अब बताइए कि कौन सा इसमें सही है। 1 और 2, 2, 1 और 3, 1, 2 और 3। कौन मिला हुआ है यानी कौन सा खनिज 90% प्राकृतिक स्रोत वहीं पर है? तांबा क्या झारखंड में 90% है, निकिल उड़ीसा, टंगस्टन केरल। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी। इसमें केवल सम्मिलित है निकिल यानी उड़ीसा। तांबा नहीं है झारखंड में 90% और न टंगस्टन केरला में है। केवल निकिल 90% उड़ीसा में पाया गया है। जिला खनिज फाउंडेशन का क्या उद्देश्य है? 2016 का प्रश्न है ये। जिला खनिज फाउंडेशन, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, खनिज समृद्ध जिलों में खनिज अन्वेषण गतिविधि को बढ़ाना, खनिज कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना, राज्य सरकार को खनिज अन्वेषण के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु अधिकृत करना। आपको बताना है केवल 1 और 2, केवल 2, 1 और 3, 1, 2 और 3।
क्या उद्देश्य है जिला खनिज फाउंडेशन का? ये 16 का प्रश्न है और इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि केवल 2, यानी कि खनन कार्यों से जो प्रभावित व्यक्ति है, विपरीत रूप से प्रभावित हो रहा है, उसके हित की रक्षा करना है जिला खनिज फाउंडेशन का। निम्न में से किन नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य शुरू किया गया है? ये 16 का प्रश्न आया हुआ है। कावेरी और तुंगभद्रा, गोदावरी और कृष्णा, महानदी और सोन, नर्मदा और ताप्ती, किन नदियों को आपस में इंटरलिंक किया जाने का कार्य शुरू हुआ है? और इसका जो सही उत्तर होगा वो है बी, गोदावरी और कृष्णा। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बढ़ती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय नदियां पूरब की ओर बहती है। आई रिपीट, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य बड़ी प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व की ओर बहती है। क्यों? यह एक रेखीय भ्रंश घाटी में स्थित है। यह विंध्य और सतपुरा के बीच में बहती है। भूमि का ढालान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। क्या सही होगा? केवल एक, 2 और 3, 1 और 3, इनमें से कोई नहीं। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बढ़ने का कारण क्या है जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां यानी जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो ईस्ट की ओर बहती है? और इसका जो आंसर होगा वो है ए, यानी कि यह नर्मदा नदी एक रेखीय भ्रंश घाटी में स्थित है, इसलिए यह पश्चिम की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सभी अनाज, दाल, तिलहन के मामले में भारत के किसी भी राज्य, संघ राज्य क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद असीमित है। यहाँ पकड़ने वाला वर्ड है असीमित, यानी अनलिमिटेड है कि एमएसपी पर कितना भी आप खरीद सकते हैं। दूसरा, अनाज और दाल के मामले में एमएसपी किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर तय किया जाता है जहां बाजार मूल्य कभी नहीं बढ़ेगा। ये एमएसपी से संबंधित है और इस पर विचार करना है कि एक सही है, 2 सही है, एक या दो दोनों सही है और कोई सही नहीं है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है डी, ना तो एक सही है ना ही 2 सही है। एक तो अनलिमिटेड खरीद की बात नहीं है और दूसरा बाजार मूल्य कभी नहीं बढ़ेगा, ये भी बात नहीं है। दोनों गलत स्टेटमेंट है। 2020 का पूछा हुआ प्रश्न है। चावल की कीमत को प्रभावित कर रही है भारत में 2020 न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार द्वारा व्यापार, सरकार द्वारा भंडारण, उपभोक्ता सब्सिडी। क्या सही होगा? 1, 2 और 4, 1, 3 और 4, 2 और 3, 1, 2, 3 और 4, यानी ऑल। जो चावल की कीमत है, प्राइस ऑफ राइस है, वो क्या क्या प्रभावित कर रही है? सही ऑप्शन इसका क्या होगा? डी, यानी 1, 2, 3 और 4, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार द्वारा व्यापार, सरकार द्वारा भंडारण, उपभोक्ता सब्सिडी, ये चारों प्रभावित कर रही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना लागू करने का क्या लाभ? यह कृषि वस्तुओं के लिए अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। यह किसानों को उनकी उपज की गुणवत्ता के अनुरूप कीमतों के साथ राष्ट्रव्यापी बाजार तक पहुंच प्रदान करती है। केवल एक, केवल 2, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन इज सी, राष्ट्रीय बाजार योजना लागू करने का उद्देश्य ये दोनों नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल नहीं है और किसानों की उनकी उपज की गुणवत्ता के अनुरूप कीमतों के साथ राष्ट्रव्यापी बाजार तक पहुंच प्रदान करती है, ऐसा नहीं है। तो ना, सॉरी, 1 और 2 दोनों है। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, सॉरी, और ये उपज की गुणवत्ता के अनुरूप नेशनल एक्सेस मार्केट तक पहुंचाती है, यानी सी इज द राइट ऑप्शन। 1 और 2 बोथ इज करेक्ट। गन्ने की उचित और लाभकारी मूल्य अनुमोदित किया जाता है किसके द्वारा? शुगर केन के बारे में पूछ रहा है कि उचित और लाभकारी मूल्य कौन अप्रूव करता है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा, कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा, विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा, कृषि उपज मंडी समिति द्वारा। जो सही जवाब इसका होगा वो है ए, यानी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा। बाकी सब चीजों का होता है कृषि लागत और मूल्य समिति द्वारा, एमएसपी, लेकिन गन्ना का आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति तय करती है। हाल में किसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? 2009 का प्रश्न है। दिलवारा मंदिर, कालका शिमला रेलवे, भीतरकनिका मैंग्रोव क्षेत्र, विशाखापत्तनम से अराकू घाटी रेलवे लाइन।
किसे यूनेस्को का विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? और उसका सही ऑप्शन है बी, कालका शिमला रेलवे। इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, भौगोलिक विशेषता किस क्षेत्र से संबंधित है? एबीसीनियन पठार, अरब, एटलस पर्वत, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, गुयाना हाईलैंड, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, ओकावांगो बेसिन, पेटागोनिया। आपको बताना है कौन सा सुमेलित है। जो ऑप्शन सुमेलित है वो है एटलस पर्वत, उत्तर पश्चिम अफ्रीका, ये सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, कार्रवाई पर विचार कीजिए। भारत सरकार द्वारा की जा सकती है घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। निर्यातों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती, उन उपयुक्त नियमों को लागू करना जिससे देश में अधिक एफआईआई और एफडीआई से अधिक निधि आए। इनमें से कौन चालू खाता के घाटा को कम करने में सहायक साबित होगा? पूछ रहा है करंट अकाउंट डेफिसिट कम करने के लिए इनमें से क्या क्या सरकार कर सकती है? घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, निर्यात को मिलने वाला आर्थिक सहायता में कटौती और उन नीतियों को लागू करना जिससे अधिक एफआईआई और एफडीआई आए इंडिया में। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा, 1 और 3। मुद्रा का अवमूल्यन कीजिएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा डेफिनेटली। एफडीआई आएगा तो भी व्यापार बढ़ेगा, लेकिन निर्यात बढ़ाने के लिए जरूरी है करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना। निर्यात बढ़ेगा तो फायदा होगा, लेकिन आर्थिक सहायता में कटौती, ये दो सही नहीं होगा। इसलिए 1 और 3 ही इसमें सही है, 2 गलत है। भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, इनमें से कौन सा चालू खाता यानी करंट अकाउंट के बारे में है? 14 में प्रश्न आया हुआ है। व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड बीओटी, विदेशी संपत्ति फॉरेन एसेट्स, अदृश्य का संतुलन यानी जो इनविजिबल है, और विदेशी आहरण अधिकार स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, इसमें कौन सा चालू खाता के बारे में बात करता है? इसका सही ऑप्शन सी होगा, 2 और 3 यानी व्यापार संतुलन, यानी ये विजिबल है, दृश्य है व्यापार संतुलन, और 3 यानी अदृश्य, अदृश्य सेवा को कहते हैं, सर्विस को कहते हैं, इसका संतुलन। यही दोनों आता है, एक ट्रेड और दूसरा सर्विसेज। ट्रेड जो है गुड्स जो विजिबल है, और सर्विसेज दो इनविजिबल है, यही दोनों आता है इसमें। और विदेशी संपत्ति नहीं आएगा, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स नहीं आएगा। अगला प्रश्न, कौन पूंजी खाता में शामिल है? विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, निजी प्रेषण और पोर्टफोलियो निवेश। पोर्टफोलियो निवेश शेयर बाजार में किया जाता है। इसमें कौन कैपिटल अकाउंट में शामिल है? पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा हुआ है 2013 में ये, और इसका सही जवाब होगा बी, 1, 2 और 4। विदेशी ऋण, फॉरेन लोन लिया गया, ये कैपिटल अकाउंट में जाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ये भी जाता है। पोर्टफोलियो निवेश जो शेयर मार्केट में किया जाता है ये भी शामिल है। निजी प्रेषण यानी जो प्राइवेट और डिस्पैच है वो शामिल नहीं किया जाता है फॉरेन के अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। तो ये इंपॉर्टेंट है। 1, 2 and 4 इज द राइट ऑप्शन बी। अपनी तेजी से बढ़ती हुई ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए कुछ का मानना है कि भारत को परमाणु ऊर्जा के लिए भविष्य के ईंधन के रूप में थोरियम पर अनुसंधान और विकास करना चाहिए। इस संदर्भ में यूरेनियम का थोरियम से क्या लाभ है? इस संदर्भ में यूरेनियम पर थोरियम का क्या लाभ है? 12 का यह प्रश्न पूछा हुआ है, परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। यूरेनियम की तुलना में थोरियम प्रकृति में कहीं अधिक मात्रा में विद्यमान है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, खनन किए गए खनिज के प्रति इकाई द्रव्यमान के आधार पर थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। और सी, थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम हानिकारक अपशिष्ट पैदा करता है। इसमें कौन सा होगा सही ऑप्शन? और आपके सामने जो इसका सही ऑप्शन है वो है डी। डी इज द राइट ऑप्शन। 1 and 2 and 3 तीनों इसमें सही है। अगला प्रश्न, किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? ये 2009 का प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूसी संघ और यूएसए। किस देश के बाद सबसे अधिक यूरेनियम का भंडार है? राइट ऑप्शन इज ए, ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे अधिक यूरेनियम का भंडार है।
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA के संदर्भ में विचार कीजिए। यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है। दो, यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। इन दोनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और दोनों में से कोई सही नहीं है। राइट ऑप्शन इज सी, यानी एक और दो दोनों सही है। जो IREDA है वो एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है और एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी भी है। अगला क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से। राज्यसभा के पास मनी बिल को अस्वीकार करने या संशोधन करने का कोई पावर नहीं है। दूसरा, राज्यसभा अनुदान की मांगों यानी डिमांड फॉर ग्रांट्स पर मतदान नहीं कर सकती है। और तीसरा, राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं कर सकती है। ये तीन स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। और आपको मैं बता दूं, अगर ऑप्शन देखें अगर आप, तो धन विधेयक को राज्यसभा अस्वीकार करने का पावर राज्यसभा को नहीं है। पहला तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है, ये भी ठीक है। लेकिन तीसरा ठीक नहीं है। राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा तो कर ही सकती है, भले वोटिंग न करे। तो तीन गलत होगा इसमें। राइट ऑप्शन इज बी, एक और दो सही है, तीन गलत है इसमें। अगला प्रश्न, मेकोंग गंगा सहयोग जो 6 देशों की एक पहल है, इनमें कौन सा देश शामिल नहीं है? 15 का यह प्रश्न है। मेकोंग गंगा में कौन नहीं है? 6 देश हैं इसमें, बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, म्यांमार और थाईलैंड। इसमें कौन कौन सा देश नहीं है मेकोंग गंगा में? राइट ऑप्शन इज हियर इन द नेक्स्ट स्लाइड, सी। केवल एक और तीन नहीं है इसमें, यानी बांग्लादेश भी नहीं है और चीन भी नहीं है। इसमें कंबोडिया, म्यांमार और थाईलैंड शामिल है। निम्न में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र से संबंध नहीं है, यूएनओ से रिलेटेड नहीं है? ये 2010 का प्रश्न है। बहुपक्षीय निवेश गारंटी अभिकरण, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद समझौता केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय निपटारा बैंक। कौन सा यूएनए से जुड़ा हुआ नहीं है? जो राइट ऑप्शन है वो डी होगा। अंतर्राष्ट्रीय निपटारा बैंक यूएनए से जुड़ा नहीं है, बाकी सब जुड़ा हुआ है। और इसके बारे में बता दूं, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसका उद्देश्य वैश्विक केंद्रीय बैंकों के समन्वय और उसकी मौद्रिक नीति के प्रयासों के माध्यम से वैश्विक मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। और ये बात है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण गरीबों की आजीविका के विकल्पों में सुधार करता है, कैसे? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये आपने सुना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग और कृषि व्यवसाय केंद्र और बड़ी संख्या में नए विनिर्माण स्थापित करके। 2, स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप को मजबूत प्रदान करके। सी, बीज उर्वरक डीजल पंप सेट की आपूर्ति करके। और आपका जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा। केवल दो सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण गरीबों की सहायता करता है, उनकी स्थिति में सुधार करता है स्वयं सहायता समूहों को मजबूती और कौशल विकास प्रदान करके। अगला प्रश्न, भारत में स्टॉक एक्सचेंज और फ्यूचर मार्केट में लेन देन पर कौन कर लगाता है? संघ लगाता है और राज्य द्वारा एकत्रित किया जाता है। विचार कीजिए इनमें से कौन सा सही है। 2010 का ये प्रश्न है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज और फ्यूचर मार्केट में लेन देन पर कौन सा कर करता है? सही ऑप्शन इसमें क्या होगा? ए, केवल एक सही है। संघ द्वारा लगाया जाता है, राज्य इसको एकत्रित नहीं करते क्योंकि ये यूनियन लिस्ट में आता है, इसलिए राज्य का रोल इसमें नहीं आता। एक कानून जो कार्यपालिका या प्रशासनिक प्राधिकरण को किसी मामले में अनिर्देशित और अनियंत्रित अनकंट्रोल्ड विवेकाधीन यानी डिस्क्रिशनरी पावर प्रदान करता है, तो वह कानून किसका उल्लंघन करता है? जो कार्यपालिका को, एग्जीक्यूटिव को या किसी अथॉरिटी को अनलिमिटेड पावर प्रदान करता है, वो किसका उल्लंघन करता है? 14 का, 28 का, 32 का, 44 का। साधारण प्रश्न है, इसका उत्तर होगा 14, यानी कि राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन करता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा है।
विनिर्माण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की हालिया नीतिगत पहल क्या है? राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना, सिंगल विंडो क्लियरेंस, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और विकास कोष की स्थापना। ये मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या किया है? राइट ऑप्शन इज डी 1, 2 एंड 3। ये तीनों ऑप्शन सही है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार तीनों कदम उठाई है। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? ये पूछा हुआ प्रश्न है। कौन सा एक लिबरल डेमोक्रेसी में स्वतंत्रता का सर्वोत्तम सुरक्षा देता है? एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, कमिटेड जुडिशियरी, ध्यान से सुनिएगा, कमिटेड जुडिशियरी यानी प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्तियों का केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, निर्वाचित सरकार, इलेक्टेड गवर्नमेंट, और शक्तियों का पृथककरण, सेपरेशन ऑफ पावर। लिबरल डेमोक्रेसी में स्वतंत्रता का सुरक्षा कौन करता है? अगर डिस्कस करें तो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, मतलब जो स्वतंत्र नहीं है न्यायपालिका, कमिटेड जुडिशियरी यानी वो जुडिशियरी जो स्वतंत्र नहीं है, कमिटेड है, इसे तो हो ही नहीं सकता, ये तो अपने आप में गलत हो गया। शक्तियों का केंद्रीकरण तो बिल्कुल नहीं होगा। निर्वाचित सरकार भी एक तरह से स्वतंत्रता को दमन कर सकती है, तो सी भी नहीं होगा। और डी, शक्तियों का पृथककरण, ये बेस्ट है। एग्जीक्यूटिव अपने एरिया में, लेजिस्लेटिव अपने एरिया में और जुडिशरी अपने एरिया में, यानी सेपरेशन ऑफ पावर बेस्ट गारंटी देता है। डी इज द राइट आंसर, दिया भी हुआ है। लोकतंत्र का श्रेष्ठ गुण इस तथ्य में निहित है कि इसे गतिविधि के रूप में, एक्टिविटीज के रूप में देखा जाता है। 17 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। और इसमें क्या क्या है? सामान्य पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र में वृद्धि, बुद्धि और चरित्र इसमें है। कार्यकारी नेतृत्व को मजबूत करना, ये हो सकता है क्या? लीडरशिप को मजबूत करना नहीं होगा। गतिशीलता और दृष्टि के साथ एक श्रेष्ठ व्यक्ति तो होना नहीं है। समर्पित पार्टी कार्यकर्ताओं का एक समूह, ये भी नहीं होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए, सामान्य पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र में वृद्धि। अगला क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज किसे संगठित किया? बिहार में आदिवासियों के उत्थान के लिए एक आंदोलन, गुजरात में एक मंदिर प्रवेश आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन और पंजाब में एक किसान आंदोलन। सत्य शोधक समाज, ये 16 का प्रश्न है। इसका राइट ऑप्शन होगा सी, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन के रूप में सत्य शोधक समाज ने इसे संगठित किया। और ये कुल 50 प्रश्न बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछे हैं, इनको आप आराम से कॉपी पर लिख सकते हैं और इसको आप सोल्व कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।